कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आलीशान बड़े से घर से। ये घर है जेम्स किंग का, जो एक कंपनी में हेज फंड मैनेजर है और बहुत ही अमीर है। उसके घर में कई सारे नौकर चाकर हैं और एक मार्शल आर्ट का ट्रेनर उसे घर पर ही ट्रेनिंग देने आता है। लेकिन जेम्स इतना फिसड्डी किस्म का आदमी है कि मार्शल आर्ट के नाम पर अजीब अजीब सी हरकतें करने के अलावा उसे कुछ नहीं आता। मगर उसका ट्रेनर और उसके नौकर उसके लिए झूठी तालियां बजा देते हैं और वो खुश हो जाता है। उसकी मंगेतर एलिसा, जो कि उसके बॉस मार्टिन की बेटी है और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, वो भी उसके लिए तालियां बजाती है। तो जेम्स को लगता है कि वो जल्द ही ब्रूस ली बनने वाला है। लेकिन जेम्स अपने काम में बहुत माहिर है। एक ही दिन में वो अपनी कंपनी के लिए $28 मिलियन का फायदा करवाता है, जिससे खुश होकर उसका बॉस और होने वाला ससुर मार्टिन उसे कंपनी में अपना पार्टनर बना लेता है। मार्टिन उससे कहता है कि वो अब उसके लिए एक बेटे जैसा है और उसे डैड कहकर बुला सकता है। जेम्स ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अब जिस बिल्डिंग में जेम्स की कंपनी थी, उसी के बेसमेंट में डार्नेल लुइस नाम के एक आदमी का एक छोटा सा कार वॉश का बिजनेस है। डार्नेल एक मेहनती और ईमानदार इंसान है। वो अपनी पत्नी रीटा और बेटी मखायला के साथ एक ऐसी जगह रहता है जो ज्यादा अच्छी नहीं है। वो चाहता है कि वो इतने पैसे कमा ले कि अपनी फैमिली को एक अच्छे घर में, अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में शिफ्ट कर सके। इसके लिए वो बैंक से $30,000 का लोन मांगता है, लेकिन बैंक उसे लोन देने से मना कर देता है। इसलिए एक दिन जेम्स की कार धोने के बाद वो उससे कहता है कि आप हमारे पुराने कस्टमर हो, इसलिए आपके लिए एक खास ऑफर है। ऑफर ये है कि अगर आप अपनी कार वॉश के $30,000 अभी देते हो तो फिर जिंदगी भर आपको गाड़ी की धुलाई के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जेम्स ये सुनकर डार्नेल से कहता है कि $30,000 तुम्हें देने के बजाय अगर मैं अपनी कंपनी के फंड में डालूंगा तो उसके ब्याज से ही मैं कई नई गाड़ियां खरीद लूंगा। वो बड़े एटीट्यूड में उससे कहता है कि ऐसे भीख मांगने की बजाय मेहनत करो, और ये कहकर वो चला जाता है। शाम को जेम्स के घर पर एक बहुत बड़ी एंगेजमेंट पार्टी होती है, जिसमें बड़े बड़े लोग आते हैं। जेम्स सबके सामने एलिसा को प्रपोज करता है और उसे एक महंगी अंगूठी पहनाता है। सब लोग तालियां बजा रहे होते हैं। जेम्स अपनी लाइफ के सबसे अच्छे पल जी रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक पार्टी के बीच में FBI की टीम आती है और जेम्स किंग को फ्रॉड और इन्वेस्टर्स के पैसे की धोखाधड़ी के आरोप में अरेस्ट कर लेती है। जेम्स और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जेम्स कहता रहता है कि वो बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन FBI वाले उसे ले जाते हैं और उसकी लाइफ एक ही झटके में बिखर जाती है। उसका होने वाला ससुर और बॉस मार्टिन जेम्स को कहता है कि वो चिंता ना करे, वो अच्छे से अच्छे वकील को हायर करेगा और उसे बचा लेगा। अब कोर्ट में जेम्स को विश्वास होता है कि वो बच जाएगा, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसका वकील उसे समझाता है कि उसे अपना गुनाह कबूल कर लेना चाहिए, जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा होगी। लेकिन जेम्स नहीं मानता। उसे लगता है कि कोर्ट उसके साथ इंसाफ करेगा, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन कोर्ट उसे दोषी पाता है और उसे 10 साल की सजा सुना देता है, वो भी एक ऐसी जेल में जहाँ बहुत ही खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। ये सुनते ही जेम्स के होश उड़ जाते हैं। जज उसे अपने मामले सुलझाने के लिए 30 दिन का समय देता है और तब तक उसके पैर में एक डिवाइस लगा दिया जाता है, जिससे पुलिस को पता लगता है कि वो कहाँ है। कोर्ट से बाहर आने के बाद जेम्स पूरी तरह टूट जाता है और उसे मिले 30 दिन में से पहले 5 दिन वो बस फूट फूट कर रोता ही रहता है। लेकिन फिर वो उठता है, अपने पैर में लगा वो ब्रेसलेट काटता है, अपना पासपोर्ट और कुछ पैसे लेता है और अजीब सी नकली मूंछ लगाकर एक रेस्टोरेंट में सीधा एलिसा के पास जाता है। उसे कहता है कि मैंने सोच लिया है, हम दोनों ये शानो शौकत की दुनिया छोड़कर यहाँ से बहुत दूर मैक्सिको चले जाएंगे, जहाँ तुम रोड के किनारे मोमो का ठेला लगा लेना। लेकिन एलिसा मना कर देती है। तो जेम्स कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मरते दम तक मुझसे प्यार करोगी। मगर एलिसा सीधा कह देती है कि अब तो तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। तभी ब्रेसलेट में लगे अलार्म के बोलने से पुलिस वहाँ आ जाती है और जेम्स को पकड़कर उसे उसके घर ले जाती है। इस तरह उसके जेल जाने में अब सिर्फ 23 दिन बाकी रह जाते हैं और अब वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। उसकी सारी अमीरी, सारी शोहरत, सब कुछ खत्म हो गया था और जेल जाने का डर उसे खाए जा रहा था। इसलिए वो बेसमेंट में डार्नेल के कार वॉश में खड़ी अपनी कार की डिक्की में चिपकर सो जाता है। डार्नेल जब कार की डिक्की खोलता है तो उसे देखकर वो भी डर जाता है। जेम्स उसे कहता है कि तुम्हें पता तो होगा कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है और मुझे जेल जाना पड़ रहा है, वो भी उस जेल में जहाँ सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। डार्नेल को जब ये पता लगता है तो उसे भी मौका मिल जाता है। जेम्स ने 30,000 वाले ऑफर पर उसकी जो बेइज्जती की थी, उसका बदला लेने के लिए वो उसे डराता है कि वहाँ वो 10 साल क्या 3 महीने भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस जेल में एक से एक खतरनाक खुलेसान रहते हैं जो उसकी इज्जत के साथ क्या क्या खेल खेलेंगे, ये सोचकर ही डर लगता है। जेम्स तो बस उस जेल में होने वाले खून खराबे से ही डरा हुआ था। ये इज्जत पर हमले वाली बात सुनकर उसकी पतलून गीली होने लगती है। इसलिए वो डार्नेल के सामने गिड़गिड़ा कर कहता है कि मैं अपनी इज्जत के साथ ये खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। वो उसे कहता है कि तुम मुझे जेल में सरवाइव करने और खास तौर पर अपनी इज्जत बचाने की ट्रेनिंग दो, क्योंकि तुम उस जेल में जरूर गए होगे। मैंने पढ़ा है कि हर 3 में से एक ब्लैक आदमी जेल जरूर जाता है। डार्नेल एक शरीफ आदमी था, उसने कभी जेल का मुंह नहीं देखा था। ऊपर से काले गोरी वाली बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया था। इसलिए वो भी मना करने की बजाय कह देता है कि ठीक है, मैं ट्रेनिंग करवा दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे पूरे $30,000 चाहिए। उसके मुंह से $30,000 की बात निकलते ही जेम्स तुरंत आकर के वहां से चला जाता है और डार्नेल खुशी से डांस करने लगता है, क्योंकि ये उतने ही पैसे थे जो उसे एक शरीफ कॉलोनी में घर लेने और अपनी बेटी का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए चाहिए थे। वो अपनी पत्नी रीटा को इस बारे में बताता है तो रीटा पहले उसे डांटती है, लेकिन जब वो उसे
समझाता है कि ये सब वो अपनी बेटी के अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहा है, तो वो मान जाती है, लेकिन वो उससे पूछती है कि तुम तो कभी जेल गई नहीं, फिर जेम्स को जेल में सरवाइव करने की ट्रेनिंग कैसे दोगे। रीटा की ये बात सुनकर डानियल अपने एक जान पहचान वाले को फोन लगाकर कहता है कि अगर बिना कुछ किए $500 कमाना चाहते हो तो मुझे पूरा डिटेल में बताओ कि जेल में होता क्या है और कोई कैसे अपने आप को जेल के अंदर की मुसीबतों से बचा सकता है। इस तरह उसे सारी जानकारी मिल जाती है और फिर शुरू होती है जेम्स की जेल की ट्रेनिंग। जेम्स के जेल जाने में अब 22 दिन बचे हैं और आज डानियल जेम्स को ट्रेनिंग देने के लिए पहली बार उसके घर जाता है, लेकिन वो खुद भी बहुत नर्वस था क्योंकि जो आदमी कभी थाने नहीं गया हो वो जेल के बारे में क्या ट्रेनिंग देगा। लेकिन फिर वो याद करता है कि ये सब वो अपनी बेटी के अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहा है। इस तरह हिम्मत करके वो दरवाजे की बेल बजा देता है। जेम्स एक्साइटमेंट में जल्दी से दरवाजा खोलता है तो वहाँ उसे कोई नहीं मिलता, लेकिन अचानक डानियल सामने आकर उसकी आंखों में मिर्च वाला स्प्रे डाल देता है और उसे माँ बहन की गाली देते हुए कहता है कि जेल के अंदर का सबसे पहला रूल है कि तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना है, क्योंकि कब कहाँ से हमला करके तुम्हें किसी अंधेरे कोने में ले जाकर कितने लोग तुम्हारा तबला बजाएंगे तुम सोच भी नहीं सकते। जेम्स खुश होकर कहता है कि मैंने इसीलिए तो तुम्हें हायर किया है कि जेल में कोई मेरी तरफ आंख भी न उठा सके। ये कहकर वो ऐसे हंसने लगता है जैसे अब तो वो पहलवान बन ही जाएगा, लेकिन डानियल गुस्से में कहता है कि बत्ती सी बंद करो, अभी तो ट्रेनिंग शुरू भी नहीं हुई है। वो घर के एक कमरे को बिल्कुल जेल की तरह बना देता है और कहता है कि मेरी परमिशन के बगैर तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि आज से ये तुम्हारा घर नहीं बल्कि वही जेल है जहाँ तुम जाने वाले हो। अब वो उसे कहता है कि जेल में सरवाइव करना कुछ बातों पर डिपेंड करता है, जिनमें सबसे पहली है कि तुम कितने हार्ड हो या कितने हार्ड दिखते हो। वो उसे मैट टॉक वाला खतरनाक चेहरा बनाकर दिखाने के लिए कहता है जिससे जेल के दूसरे कैदी उससे डर कर रहे हैं। जेम्स इस तरह का चेहरा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो गुस्से में नहीं बल्कि मुस्कुरा रहा हो। डानियल उसे गुस्सा दिलाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड की बेवफाई की याद दिलवाता है, लेकिन इससे जेम्स फूट फूट कर रोने लगता है। डानियल ये देखकर टॉपिक बदल देता है और पूछता है कि क्या तुम्हें लड़ना आता है। जेम्स कहता है कि पिछले 10 साल से मैं रोज मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करता हूँ, मेरे नौकरों से पूछो मैं किस लेवल का फाइटर हूँ। वो कपड़े बदलकर डानियल को अपने फाइटिंग मूव सिखाता है और ऐसा करते हुए खुद ही गिर पड़ता है, जिससे डानियल को समझ में नहीं आता कि वो इस नाजुक कली को कैसे हार्ड होने की ट्रेनिंग दे पाएगा। अगले दिन जब जेल जाने के 21 दिन रह जाते हैं तो जेम्स अपने बॉस मार्टिन को कॉल करके पूछता है कि वो उसे बेगुनाह साबित करने और असली गुनहगार को ढूंढने के लिए क्या कर रहा है। मार्टिन बताता है कि उसने कुछ चाइनीज हैकर्स को हायर किया है जो पता करने में लगे हैं कि कंपनी में घोटाला किसने किया है। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं होती कि इतने में डानियल जेम्स के पास आकर उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी 5 मिनट पूरी हुई, अब निकलो यहाँ से। दिखाई नहीं देता तुम्हारे पीछे कितने कैदी बात करने के लिए लाइन में लगे हैं। जेम्स गुस्से में उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे अपने नौकरों को देखता है और उसे फोन काटना पड़ता है। मार्टिन ये सुनता है तो उसे लगता है कि जेम्स भी इस केस में किसी की मदद ले रहा है, इसलिए वो अपने आदमी से कहता है कि पता करो हम पर आंख बंद करके भरोसा करने वाला जेम्स कर क्या रहा है। मार्टिन उसके वकील की बातों से पता चलता है कि इन्वेस्टर्स के पैसे के साथ ये घोटाला खुद कंपनी के असली बॉस मार्टिन ने किया था और इसमें फंसा दिया था जेम्स को, क्योंकि वो मार्टिन के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता था और अभी भी कर रहा है। अब डानियल जेम्स को बाहर एक पार्क में ले जाता है और वहाँ खड़े कुछ बॉडी बिल्डर लड़कों के सामने जाकर उन्हें गाली देने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम्हें उनसे लड़ना नहीं, बस उन पर रोप जमाना है, उन्हें ये दिखाना है कि तुम लड़ने से डरते नहीं हो। जेम्स को यह आइडिया बड़ा अजीब लगता है, लेकिन अपने गुरु की बात मानकर वो उन लड़कों को गाली दे देता है, वो भी माँ की। बस फिर क्या था, वो लड़के जेम्स को पकड़कर उसकी अच्छी तरह धुलाई कर देते हैं। इसके बाद डानियल जेम्स के टेनिस कोर्ट के चारों तरफ फेंस लगाकर इसे जेल के यार्ड की तरह बना देता है, जिसमें कैदी दिन के वक्त घूमते फिरते हैं। यहाँ वो अकेले ही कई कैदियों की एक्टिंग करके जेम्स को लड़ाई के लिए उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़ने की बजाय यही समझने में रह जाता है कि लड़ाई है किस बात की। इसलिए डानियल अब उसे लड़ना सिखाने से पहले कुछ दूसरी ट्रेनिंग करवाने की कोशिश करता है, जैसे वेट लिफ्टिंग, और इसके बाद फिर से वो उसे किसी अनजान शख्स से लड़ने ले जाता है। लेकिन जेम्स बुढ़े आदमियों तक से पिट कर आ जाता है, क्योंकि उसके हाथ किसी के ऊपर चलते ही नहीं है। अब जब उसके जेल जाने के 13 दिन बचते हैं तो डानियल उसे जेल से भागने की भी ट्रेनिंग करवाता है, जिसमें गार्ड बना जेम्स का नौकर आज मौके का पूरा फायदा उठाता है। वो भागते हुए जेम्स के ऊपर पटाखे फोड़ता है, उसके पीछे कुत्तों के पिल्ले छोड़ देता है और आखिर में फेंस पर चढ़ते हुए जेम्स को बिजली के करंट का झटका भी देता है। वो ना जाने कितने सालों से जेम्स की अजीब हरकतों पर झूठी तालियां बजाता आ रहा था, इसलिए आज वो भी अपनी पूरी भड़ास निकालता है। इस तरह जेम्स जब अपने ही घर की मामूली सिक्योरिटी को तोड़कर भी नहीं भाग पाता तो डार्नेल उसे एक गे क्लब में ले जाता है और कहता है कि जेल में लड़कर सरवाइव करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए हार्ड होने की ट्रेनिंग के बजाय एक काम करो कि जेल में जो होता है उसकी अभी से प्रैक्टिस कर लो। इसके लिए वो उसे किसी गे आदमी के पीछे भेज देता है और बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी जेम्स वापस आकर हाँफते हुए कहता है कि मैंने काफी कोशिश की लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, तुम घर पर चलकर मुझे ट्रेनिंग दो, मैं वादा करता हूँ कि इस बार मैं पूरी जान लगा दूंगा। डार्नेल इसीलिए तो उसे यहाँ लाया था। अपने डर को बिल्कुल सामने देखने के बाद जेम्स वापस आकर बहुत हार्ड ट्रेनिंग करता है और डार्नेल की उम्मीद से भी ज्यादा तरक्की करने लगता है। वो काफी सारा वेट उठाने लगता है और ऐसी ऐसी गालियां सीखता है जिन्हें सुनकर डार्नेल भी कानों में उंगलियां डाल लेता है। वो खाने की चम्मचों से चाकू बनाना सीख जाता है और उन्हें अपने पीछे के तहखाने में छुपाना भी सीख जाता है। डार्नेल ट्रेनिंग का लेवल और ऊपर ले जाता है। वो जेल में होने वाले दंगे के सीन को क्रिएट करता है और जेम्स से
कहता है कि ऐसी सिचुएशन में उसे बस घबराना नहीं है। इसके लिए वो पूरे घर में रेड लाइट्स, लाउड म्यूजिक और स्मोक मशीन चालू कर देता है। जेम्स का स्टाफ और कुछ हायर किए हुए बेघर लोग उसके साथ कैदियों की तरह बिहेव करते हुए घर में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। जेम्स इस अचानक हुए हमले से घबरा जाता है और सेल्फ डिफेंस के लिए अपने तहखाने में छुपाए हुए चाकू निकाल लेता है। इसी भगदड़ में एक चाकू आकर जेम्स के सिर में लग जाता है और बाहर नहीं निकल पाता, जिससे डार्नेल ये देखकर घबरा जाता है। जेम्स के सर से ये चाकू निकलवाने के लिए डार्नेल उसे अपने घर ले जाता है ताकि उसकी पत्नी रीटा, जो कि एक नर्स है, वो चाकू बाहर निकालकर उसकी मरहम पट्टी कर सके। जेम्स पहली बार डार्नेल के घर जाता है और उसकी फैमिली के साथ डिनर भी करता है। वहाँ जेम्स डार्नेल से उसकी जेल जाने की कहानी सुनने को कहता है, लेकिन डार्नेल तो कभी जेल गया ही नहीं था, इसलिए वो मशहूर फिल्म बॉयज एंड द हुड की कहानी को अपनी कहानी बनाकर सुना देता है। जेम्स जो ऐसी फिल्में नहीं देखता उसकी कहानी पर विश्वास कर लेता है और सुनकर बड़ा इमोशनल हो जाता है। जेम्स से मिलने के बाद डार्नेल की वाइफ समझ गई थी कि जेम्स कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, वो ऐसा है ही नहीं जो जेल में सरवाइव कर पाएगा। इसलिए वो डार्नेल को समझाती है कि ये ट्रेनिंग का नाटक बंद करके उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वाकई में जेम्स के साथ जेल में कुछ बुरा ना हो। डार्नेल जेम्स को अपने दूर के कजिन के पास ले जाता है जिसका नाम रसेल है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि जेल में पहले से मौजूद उनके गैंग के आदमी वहाँ जेम्स को प्रोटेक्शन दे। रसेल कहता है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि जेम्स के सारे अकाउंट तो ब्लॉक कर दिए गए हैं, वो मुझे क्या दे पाएगा। ये सुनकर जेम्स कहता है कि ये मत बोलो, तुम जेम्स किंग से बात कर रहे हो, मैं यहीं बैठे बैठे तुम्हें पैसा बनाकर दे सकता हूँ। अब वो शेयर मार्केट में रसेल का थोड़ा सा पैसा लगवाता है और अपनी सटीक प्रेडिक्शन से थोड़ी देर में इसे डबल करके दिखा देता है। रसेल इससे बहुत इंप्रेस हो जाता है और जेम्स की हेल्प करने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि जेल के अंदर काले गोरे की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए वो उसे एक गोरे लोगों की गैंग में भेज देता है। डार्नेल ब्लैक होने की वजह से बाहर ही रुकता है और जेम्स अंदर चला जाता है। रसेल के कहने पर गोरे लोगों की गैंग का लीडर जेम्स की हेल्प करने को तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ जेम्स ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ज्यादा ही बोल जाता है, जिससे उन लोगों को शक हो जाता है कि कहीं ये पुलिस का आदमी तो नहीं है। वो उसे पकड़ लेते हैं और मोटरसाइकिल के चलते पहिए से उसका मुंह रगड़ने ही वाले होते हैं कि तभी आग उगलता हुआ फ्लेम थ्रोअर लेकर डार्नेल अंदर आ जाता है और जेम्स को लेकर वहां से भाग जाता है। इस तरह दोनों जान बचने की खुशी मनाते हैं, लेकिन अब सिर्फ 4 दिन बचे थे और 4 दिन में जेम्स का कुछ नहीं होने वाला था। डार्नेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर उससे जेम्स की बहुत फिक्र हो रही थी। उससे पूछता है कि तुमने शुरू में कहा था कि तुम बेगुनाह हो, तो जेल जाने की तैयारी करने की बजाय तुमने अपने लिए कोई सबूत ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। जेम्स कहता है कि मेरा बॉस मार्टिन पूरी कोशिश कर रहा है, उसने चाइनीज हैकर्स लगा रखे हैं ये ढूंढने के लिए कि कंपनी और इन्वेस्टर्स के पैसे का गबन असल में किसने किया है। डार्नेल उससे पूरी कहानी समझाने के लिए कहता है तो जेम्स बोर्ड पर कंपनी का कैश फ्लो बनाकर दिखाता है, जिसे देखते ही डार्नेल कहता है कि घोटाला तुम्हारे बॉस मार्टिन ने किया है। वो कहता है कि जब पूरा कैश फ्लो मार्टिन से होकर गुजरता है तो एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि उसी ने सब कुछ किया है, लेकिन क्योंकि कंपनी का हेज फंड तुम संभालते थे इसलिए मार्टिन ने इसमें तुम्हें फंसा दिया। जेम्स ये सुनकर एकदम से शॉक रह जाता है। वो मार्टिन पर इतना भरोसा करता था कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो भी इसके पीछे हो सकता है। डार्नेल उसे समझाता है कि अगर तुमने ये साबित कर दिया कि सब मार्टिन ने किया है तो तुम जेल जाने से ही बच सकते हो। जेम्स को उसकी बात सही लगती है और वो बताता है कि इसके लिए हमें कंपनी का मास्टर रिकॉर्ड चाहिए, जो कि मार्टिन के पुराने कंप्यूटर के अंदर है। उसी में छोटे बड़े सारे ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे, जिनसे पता चल जाएगा कि मार्टिन ने कब कितने पैसे का गबन किया है। अब रात को वो दोनों क्लीनिंग बॉय बनकर मार्टिन के ऑफिस पहुंच जाते हैं और वहां से मार्टिन का वो पुराना कंप्यूटर निकाल भी लाते हैं, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही जेम्स काफी इमोशनल हो जाता है और डार्नेल को गले लगाकर उसका शुक्रिया करने लगता है। इतनी देर में मार्टिन का आदमी वहां आकर उनके ऊपर गन तान देता है और कंप्यूटर वापस मांगता है। अब जेम्स को अपनी ट्रेनिंग याद आती है और वो उस आदमी के सामने मैड डॉग वाला चेहरा बनाने लगता है। डार्नेल को उसकी हरकतें देखकर बड़ी शर्म आती है, लेकिन तभी जेम्स उस आदमी के ऊपर झपट पड़ता है और डार्नेल से गन उठाने के लिए कहता है। डार्नेल ने जिंदगी में कभी भी गन नहीं चलाई थी, इसलिए वो उस आदमी के ऊपर गन तान तो लेता है, लेकिन उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगते हैं। वो आदमी हंसते हुए उसके हाथ से गन छीन लेता है और जेम्स को बताता है कि मैंने तुम्हारे इस ट्रेनर की पूरी जन्म कुंडली निकाल रखी है, इसने तुमसे झूठ बोला है, जेल जाना तो दूर इसने कभी एक मच्छर तक नहीं मारा। इस तरह वो गन दिखाकर बड़ी ही आसानी से वो कंप्यूटर उनसे ले जाता है, जिसके बाद सच्चाई जानकर जेम्स डार्नेल के ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि इतने दिन तुम अपने फायदे के लिए मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे। डार्नेल कहता है कि मैंने कोई नाटक नहीं किया, मैंने तुम्हें ट्रेन करने में अपना 100% दिया है, लेकिन जेम्स कहता है कि मेरे साथ जेल में अगर कुछ हुआ तो ये तुम्हारी वजह से होगा। ये कहकर वो गुस्से में वहां से सीधा रसेल के गैंग में चला जाता है। यहाँ वो उनके साथ हैवी सुट्टे का नशा करता है और आज फिर उन्हें शेयर मार्केट से कुछ पैसे कमा कर देता है। रसेल उसके सामने शर्त रखता है कि अगर तुम्हें जेल से बचना है तो पहले तुम्हें हमारे गैंग के लिए एक मर्डर करना होगा। ऐसा करने के बाद तुम हमारी गैंग के एक असली मेंबर बन जाओगे और जेल में बैठे हमारे गैंग के लोग वहाँ तुम्हारे ऊपर आंच भी नहीं आने देंगे। जेम्स मर्डर करने जाने ही वाला होता है कि तभी डार्नेल भी रसेल के अड्डे पर आ जाता है और जेम्स को समझाता है कि हमारे पास अभी भी एक रास्ता है जिससे तुम्हें बेगुनाह साबित किया जा सकता है। जेम्स उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, लेकिन डार्नेल उसे बार बार समझाता है कि तुम कोई मर्डरर नहीं हो, तुम एक शरीफ आदमी और मैं इसे साबित कर दूंगा, बस तुम मेरे साथ चलो, एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा करके देखो। जेम्स कभी रसेल को देखता है तो कभी डार्नेल को। एक तरफ गलत रास्ता था तो दूसरी तरफ सही रास्ता, लेकिन आखिर में जेम्स सही रास्ते
रास्ते को ही चुनता है और बाहर आकर डार्नेल का वापस आने के लिए शुक्रिया करता है। और डार्नेल जेम्स को बताता है कि तुम्हारी तरह ही मैं तुम्हारे बॉस मार्टिन की कार भी वाश करता हूँ, और क्योंकि तुम जैसे लोग मुझ पर तुम्हारी कार चलाने का इल्जाम लगाते हो, इसलिए मैं तुम सबके मीटर चेक करके रखता हूँ। वो बताता है कि मार्टिन की कार अक्सर 6 किलोमीटर रोजाना चलती थी, लेकिन कल वो पूरे 56 किलोमीटर चली थी। इसका मतलब वो कुछ नया प्लान कर रहा है। ये सुनते ही जेम्स की आंखें चमक जाती हैं। वो कहता है कि यहाँ से इतनी ही दूरी पर समुद्र है जहाँ मार्टिन अपनी याट खड़ी करता है। अब वो दोनों वहीं मार्टिन की याट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ आकर वो देखते हैं कि उनका अंदाजा सही था। मार्टिन अपने आदमियों के साथ अपना वो पुराना कंप्यूटर लेकर भाग रहा था। वो दोनों चुपके से याट के अंदर चले जाते हैं और उस कंप्यूटर को लेकर जाने लगते हैं, लेकिन मार्टिन के आदमी पकड़कर उनकी धुलाई करते हैं और फिर उन्हें मारने के लिए लाइन में खड़ा कर देते हैं। अचानक जेम्स को पता नहीं क्या होता है कि वो मार्शल आर्ट के मूव सिखाते हुए कहने लगता है कि मैंने जितना कुछ सीखा है उसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। ये कहकर वो कंप्यूटर डार्नेल को पकड़ाता है और किसी एक्शन फिल्म के हीरो की तरह एक एक को लुढ़काने लगता है। डार्नेल पूछता है कि जब तुम्हें ये सब आता था तो इतने दिन से क्यों नहीं दिखा रहे थे, जिस पर जेम्स कहता है कि मुझे खुद पता नहीं था कि मैं ये कर सकता हूँ, मगर आज जान पर बनाई तो हाथ पैर खुद ही चलने लगे। इतनी देर में मार्टिन और उसकी बेटी एलिसा भी वहां जाते हैं और जेम्स को लालच देने लगते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए जेम्स को भी उनके साथ चलना चाहिए, क्योंकि इस देश से निकलते ही उनकी मौज ही मौज है। लेकिन जेम्स एलिसा को धक्का देते हुए कहता है कि उसे पैसे का कोई लालच नहीं है। अब वो यार्ड के पास लगी लाइफ बोट में बैठने लगते हैं, लेकिन तभी मार्टिन का वो आदमी बोट में गोली मारकर उसकी हवा निकाल देता है और उन दोनों के ऊपर गन तान कर दोनों की तलाशी लेता है कि उनके पास कोई हथियार तो नहीं है। लेकिन तभी जेम्स अपने तय खाने से छोटी सी गन निकालकर मार्टिन की ओर तान देता है और कहता है कि जेल की ट्रेनिंग आज काम आ ही गई। मार्टिन उसे फिर से लालच देने लगता है, लेकिन जेम्स कहता है कि थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है, क्योंकि मैंने अपने पैर में लगा ये ब्रेसलेट काट दिया था। उसकी बात सही निकलती है और ब्रेसलेट का सिक्योरिटी अलार्म बजने से पुलिस उसे ढूंढती हुई वहां जाती है। पुलिस को देखकर मार्टिन यार्ड में छुपने लगता है और डार्नेल खुशी से जेम्स के गले लगने लगता है, लेकिन फिर एक झटके से वो पीछे हट जाता है और कहता है कि ये गन सामने से हटा लो, ये तो तुम्हारे तहखाने में थी। इस तरह कंप्यूटर में मिले सबूतों को देखने के बाद पुलिस मार्टिन को पैसे की धोखाधड़ी, सबूतों के साथ छेड़छाड़ और कानून को गुमराह करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन साथ ही जेम्स को भी एक बिना लाइसेंस की गन के साथ पकड़े जाने की वजह से 6 महीने की सजा हो जाती है। मगर वो तैयार था, क्योंकि डार्नेल ने जो ट्रेनिंग उसे दी थी वो जेल में उसके बहुत काम आती है, और उसे भिड़ने वाले एक दो कैदियों को पीटने के बाद कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं दिखता। वहीं दूसरी ओर मार्टिन और उसके आदमी का जेल में वही हाल होना शुरू हो जाता है जिससे जेम्स बहुत डरता था। जेल में सजा काटने के दौरान जेम्स इन्वेस्टर्स का पैसा वापस दिलाने में पुलिस की मदद करता है, जिसके बदले में उसके सारे अकाउंट अनफ्रीज कर दिए जाते हैं। इस पैसे को वो अपने दोस्त डार्नेल के कार वॉश बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है, जिससे डार्नेल का बिजनेस अब काफी बड़ा हो जाता है। 6 महीने पूरे होने पर जेम्स बाहर निकलता है तो डार्नेल बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। जेम्स उसके गले लगकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि जेल में कई बार मैं कमजोर पड़ जाता था, लेकिन फिर तुम्हें याद करके मेरे अंदर पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत आ जाती थी कि कोई मेरे सामने टिक ही नहीं पाया और 6 महीने बड़े आराम से कट गए। ये सब तुम्हारी बदौलत हो पाया। डार्नेल ये सुनकर हंसते हुए उसे फिर से गले लगा लेता है और दोनों शहर की तरफ चल देते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।